उच्च शिक्षा राज्य मंत्री पवन सिंह पाटिल जी, टेक्निकल शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, सांसद वीर डांगी जी, विधायकगण यहाँ बैठे हुए अशोक पहलवा जी, राजकुमार शर्मा जी, विभिन्न जगहों पर बैठे हुए हमारे अन्य साथी विधायक सैम लोढ़ा जी, सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया, सांसद सुभाष बेड़िया जी, देवजी पटेल, नेहा चंदी मेघवाल, भागीरथ जी चौधरी, कन्हैयालाल जी, गोविंद रानीपुरिया जी, कालूराम जी, गोपाल शर्मा जी, विनोद कुमार जी चौधरी, महिला जी मीना, श्रीमती निर्मला सहरिया जी, सुरेश सिंह जी, श्रीमती अनिला बदियल जी, यहाँ हमारे बैठे अधिकारी चीफ सेक्रेटरी राजीव स्वरूप जी, श्रीमती सुची शर्मा और विभिन्न जिलों में बैठे हुए तमाम हमारे कलेक्टर और कुलपतिगण, प्रिंसिपल कॉलेजेस के अन्य अधिकारीगण और भमासा गौतम मोराधिकारी जी, किशोर भाई सांघवी, नीलिमा खेतान जी, प्रधान अध्यापकगण और तमाम उपस्थित अन्य भाई और बहनों, आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम उच्च शिक्षा व तकनीक शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न भवनों का लोकार्पण संभव हुआ। अभी जो पूरी लिस्ट आपके सामने आई थी उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, पर विभिन्न कॉलेज भवनों का भी और अन्य जो सुविधाएं मिली है टेक्निकल एजुकेशन में और उच्च शिक्षा में, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि राज्य सरकार की प्रायोरिटी है कि उच्च शिक्षा को कैसे महत्व दिया जाए, उच्च शिक्षा हो चाहे टेक्निकल एजुकेशन हो, और होना आवश्यक भी है। किसी भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की एजुकेशन होगी उसी प्रकार के नागरिकों का व्यक्तित्व कर्तृत्व सामने आएगा। जैसा कि पंडित नेहरू ने आजादी के बाद में जिस प्रकार से संस्थाओं को स्थापित किया, हर एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया, उस जमाने में जो आईआईटी और आईआईएम एम जैसी संस्थाओं को बनाया, नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, डीआरडीओ हो, आईसीएआर हो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, प्लानिंग कमीशन, बाद में इसरो की स्थापना हुई। इतनी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं देश की जिसका लोहा दुनिया मानती है। और यही कारण है कि हमारे देश से जिस प्रकार से शुरुआत की नींव मजबूत रखी गई, उसके कारण से बाद में लगातार शिक्षा पर जोर दिया गया। जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो ये नई जो मंत्रालय एचआरडी बना था, ह्यूमन रिसोर्सेज के नाम से, वो भी अपना आप में मानव संसाधन मंत्रालय ने एक अमिट छाप छोड़ी। पीवी नरसिम्हा राव जी ने मंत्री के रूप में उनका गठन किया और देखा आपने कि लंबे अरसे तक उसके आधार पर ही इस देश के अंदर शिक्षा के नवाचार हुए। अब नई सरकार ने भी हाल ही में सुना है कि नई शिक्षा नीति लेकर आए। तो जो आधारभूत ढांचा खड़ा करने का निर्णय पंडित नेहरू ने सोच समझ के दूरदृष्टि से लिया, उसका परिणाम है कि हमारे लगातार कुछ कुछ होता ही रहा। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो नया सपना देखा देश में 21st सेंचुरी का, कि हम लोग भी विज्ञान में, तकनीकी के अंदर और अन्य क्षेत्रों में दुनिया के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हम भी आगे खड़े हुए नई शताब्दी के वर्ष में। और आप देख रहे हो कि उसके बाद में ये सब कुछ संभव हुआ है। जैसे कंप्यूटर क्रांति हो गई, आईटी क्रांति हो गई, सारी सुविधाएं सभी विभागों की, सभी संस्थाओं की आईटी बेस हो गई है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, ईमेल, गूगल और ट्विटर और जो भी हैंडल आए हैं सोशल मीडिया के,
ये एक क्रांति का परिणाम है कि जो उनका सपना था देश को 21st सेंचुरी में जाने का, उस रूप में आगे बढ़ते गए। इसलिए आज स्कॉलर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्नीशियन जितने ज्यादा बनेंगे देश के अंदर, उतना ही देश का उद्धार योजनाबद्ध तरीके से हो सकता। हमें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा दूसरे मुल्कों के लोगों पर। और यही कारण है कि हमारे यहाँ के जो नौजवान साथी है उन्होंने जाके दूसरे मुल्कों में नाम कमाया। जैसा आपने सुना होगा कि मिस्टर बराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे, उनको कहना पड़ा अपने अमेरिका के नौजवानों को कि आप लोग मेहनत करो, वरना हिंदुस्तान के नौजवान आपसे आगे निकल रहे हैं। सिलिकॉन वैली का नाम सुना होगा आपने, और पूरी दुनिया में छा गए हमारे आईटी के एक्सपर्ट, छा गए, नए नए नवाचार किए, नई नई कंपनी बनाई। अभी हाल ही में अभी आपने देखा होगा, पिछले सप्ताह न्यूज आई कि राजस्थान के 2 छात्र मिस्टर गौरव मुंजाल और एक आईएएस बन गए थे रोमन सैनी। इन्होंने अपने एक छात्र सहयोगी हिमेश सिंह को साथ लेकर के 2015 में एक ऑनलाइन एजुकेशन की कंपनी स्टार्ट की। अब आप कल्पना कीजिए कि वो कंपनी एक जुनून था जो आईएएस का सिलेक्शन होने के बावजूद उसको छोड़ के इस नौजवान ने, रोहन सैनी ने, गौरव मुंजाल जो इनके मित्र थे, इन लोगों ने कंपनी बनाई। और अभी 3-4 दिन पहले खबर आई थी, ये कंपनी जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए देश में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। इस कंपनी का जो है नाम भी रखा गया इन्होंने अन एकेडमी, और आज की वर्थ जो है इसकी वैल्यू 11,000 करोड़ हो गई है। तो ये जो स्टार्टअप और ये जो नए नए नवाचार और नई नई जो सोच पैदा हो रही है नौजवानों के अंदर, इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पर शुरू से ही माहौल, आजादी के बाद से ही यहाँ पर उच्च शिक्षा का, टेक्निकल एजुकेशन का माहौल पंडित नेहरू के वक्त में बना। फिर भी हमें सुनना पड़ता कई बार 76 साल में क्या हुआ देश के अंदर, वो अपनी जगह दूसरी बात है, राजनीतिक बात हो जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी भंवर सिंह भाटी जी और सुभाष गर्ग जी बता रहे थे आपको किस प्रकार का फैलाव टेक्निकल एजुकेशन के अंदर किया जाने का सोच है, किस प्रकार से उच्च शिक्षा के अंदर कॉलेजेस हमने खोला है, जो मेरे ख्याल से 25-30 साल 40 साल के पहले भी नहीं हुआ होगा ऐसा कभी, कि करीब 87 कॉलेजेस 1.5 साल के अरसे में खोली गई हो। नहीं, यूजी से पीजी क्लासेस अपग्रेड की गई हो, नए नए विषय खोले गए हों, साइंस में विशेष ध्यान रखा जा रहा हो। ये तमाम जो फैसले हो रहे हैं उस सोच के अंतर्गत हो रहे हैं कि हम जब तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना नेटवर्क नहीं बनाएंगे प्रदेश के अंदर, तो आने वाले वक्त में नौजवानों को जो चैलेंज सामने है रोजगार का, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, उस पर कामयाब होने में वो सफल नहीं हो पाएंगे। और सबसे बड़ी चुनौती आज, अगर कोरोना की चुनौती तो है ही है, सबके सामने वो महामारी के रूप में पूरे विश्व के अंदर है, पर हमारे यहाँ की चुनौती अर्थव्यवस्था जिस रूप में सामने आई है, और स्लो डाउन हुआ, इकोनॉमिक स्लो डाउन कोरोना के पहले से ही। अब कोरोना के अंदर जो हालात बने लॉकडाउन में, और ज्यादा स्थिति राज्यों की भी और केंद्र की भी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वो एक अलग विषय है, मैं नहीं जाना चाहूंगा उसके अंदर। हम लोग प्रयास कर रहे हैं केंद्र सरकार किस प्रकार से पूरा सहयोग मिले जिससे कि हमारी विकारी गति रुके नहीं, पर हमारी प्रायोरिटी फिर भी बनी रहेगी उच्च शिक्षा के क्षेत्र और टेक्निकल एजुकेशन के अंदर। क्योंकि अगर मानव संसाधन तैयार होगा, ह्यूमन रिसोर्स, अगर हम लोग राजस्थान के नौजवानों को प्रतिस्पर्धा में डालेंगे, वो आने वाले वक्त में राजस्थान में काम आएगा, राजस्थान विकास में उनकी बहुत बड़ी भागीदारी होगी। राजस्थान के बाहर भी देश और दुनिया के अंदर जाकर नाम कमा सकते हैं राजस्थान का। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी आप सबके सहयोग से संभव हुआ है, कुछ दानदाताओं ने, भामा साहब ने भी, बुरारका जी का नाम लिया गया,
किशोर सांघवी जी का नाम लिया गया, केपी सांघवी चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई, नवलगढ़ में आर मुरार का चैरिटेबल ट्रस्ट नवलगढ़ के लिए, मणि मोदी फाउंडेशन ट्रस्ट कोलकाता के सहयोग से, गुड़ा में भी भवन का निर्माण हुआ है। तो ये तमाम जो काम हुए हैं दानदाता के सहयोग से, उनको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग धन कमाते हैं, आमदनी अच्छी होती, पर आगे आके समाज को देने का संकल्प करना बड़ी बात होती है। जो नजारा देखा मैंने अभी कोरोना के अंदर, वो बेमिसाल था। हम लोगों ने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, और पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी भी, आम नागरिक हो, चाहे वो उद्योगपति हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक संस्थाएं हो, एक्टिविस्ट हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, कोई पार्टी के लोग हों, सबने मिलकर मेरे ख्याल से जो जितना संभव था उनके लिए एमएलए फंड हमने अलाउ किया, वो भी काम आया। पर सूखा खाने के पैकेट, सामग्री और पका हुआ खाना, इस रूप में 2-3 महीने चला राजस्थान में। सरकार ने भी कैश डिस्ट्रीब्यूट किया बड़ी संख्या में, साथ में हम लोगों ने गेहूं व दालें भी दी, सब कुछ किया होगा। पर पूरे प्रदेश में हर नागरिक ने डेस्टिट्यूट, चाहे वो डेस्टिट्यूट हो, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, चाहे कोई हो, सबको महसूस करवा दिया कि सरकार और समाज मिलकर आपके लिए सुख दुख में खड़ी है आपके साथ में। तो ये आपने देखा होगा, ये परिणाम है। उसका यही तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि लगातार मतलब एक ही लेवल पे सब दे, रिस्पेक्टिव ऑफ सबकी आए जाए। तो मुझे कोई अब लंबी बात नहीं कहनी है, कुछ ट्रिपिंग भी हो रही है। आप सबको मैं बता रहा था किस प्रकार से कोरोना के काल में जो एकजुटता दिखाई है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, सरकारी कर्मचारी ऊपर से नीचे तक हो, पुलिस प्रशासन में कांस्टेबल तक हो, आम लोगों ने और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी, सभी पार्टी के लोगों ने मिलकर, धर्म गुरुओं ने भी, एक्टिविस्ट ने भी, रिटायर्ड लोगों ने भी, पेंशनर्स ने भी, सबने मिलकर कोरोना का मुकाबला किया है। तो मानव संसाधन के साथ साथ में जो संस्कार, संस्कृति और परंपरा जो होती है प्रदेश की, वो ऐसे वक्त में सामने आती है और उसमें कोई कमी नहीं रखी गई। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति होती है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा राजस्थान की परंपराएं जो है, हमारी महान परंपराएं, वो कायम रहे और हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्निकल एजुकेशन में पीछे नहीं रहे देश के अंदर। यही से मैंने कहा साइंटिस्ट पैदा होंगे, स्कॉलर्स आएंगे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बनेंगे, टेक्नीशियन बनेंगे और राजस्थान तेज गति से विकास करेगा। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज सब लोगों ने भागीदारी निभाई इस प्रोग्राम के अंदर,
हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी आए, उनकी पार्लियामेंट चलने वाली है, तैयारी में लगे हुए वो दिल्ली के अंदर, तब भी वो ज्वाइन किया उन्होंने दिल्ली से भी और अन्य जगहों से भी। हमारे एमएलए साहबान ने भी भागीदारी निभाई। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और भंवर सिंह भाटी जी को, सवारी गर्ग जी को, इन सबको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि मार्गदर्शन में सब काम संभव हुआ। और अंत में कहना चाहूंगा 15 तारीख को कोरोना को लेकर के हम लोग जो रोज वीसी करते हैं, रिव्यू मीटिंग करते हैं, पिछले 6 महीने लगभग हो गए होंगे। 6 महीने में 100 से अधिक बार हम लोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की होगी, मीटिंग की होगी। 15 तारीख को हमने तय किया कि हम पब्लिक के लिए खोल रहे हैं जो रिव्यू मीटिंग को। रिव्यू मीटिंग में सरकार के अधिकारी और हम लोग सब बैठते हैं, हम क्या बात करते हैं आपस के अंदर, तैयारी किस प्रकार की है, कहाँ कमी बेची है, कैसे ठीक करना है, पब्लिक का फीडबैक क्या आ रहा है। डॉक्टर्स बैठते हैं, रिटायर्ड डॉक्टर एक्सपर्ट बैठते हैं। इस बार हमने और लोगों को बुलाया एक्सपर्ट को। हम चाहेंगे उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस जो हो वो पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर तक होगी उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और जिलों में तो जुड़ेंगे जिले, तो उसमें हमने पब्लिक आह्वान किया कि आप, क्योंकि उस दिन ओपन कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर भी, तो आप अपने फेसबुक से या अपने गूगल से, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, और उस दिन आप लाइव देख सकते हैं 15 तारीख को सुबह 11 बजे से 11 बजे से। तो ये आप, क्योंकि कोरोना जो है बहुत भयंकर महामारी है, पर लोगों का भय खत्म हो गया, क्योंकि मृत्यु दर 1% है राजस्थान के अंदर। हमारे यहाँ के डॉक्टरों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है और अच्छी व्यवस्था हुई है मेडिकल के अंदर। पहले दवाएं फ्री थी, टेस्ट फ्री थे, और मजबूत किया गया उनको भी, और अब भी इलाज बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं। इसलिए आज देश में सबसे कम मृत्यु दर है तो राजस्थान के अंदर है, 1%। रिकवरी रेट भी हमारी बहुत शानदार है देश के अंदर। तो उसके कारण से आज लोग भयमुक्त हो गए। हम कहते हैं कि आप भयमुक्त होने की बजाय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हाथ धोना, ये आप इसको सीरियस ले रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में थे, व्यवहार आप लॉकडाउन की तरह ही करें, बिना लॉकडाउन के भी, जिससे कि अर्थव्यवस्था भी चलती रहे, काम धंधे बंद नहीं हो, आवागमन चलता रहे, दुकानें खुली रहे, उद्योग वापस शुरू हो, इंडस्ट्री बड़ी बड़ी है वो शुरू हो, वो काम भी होता रहे। इसलिए लॉकडाउन तो खोलना पड़ रहा है। पर अगर लोगों ने लापरवाही करी, सामरिक संगठनों में जाना आना, बड़े रूप में घरों से बिना मतलब बाहर निकलना, घूमने जाना, अगर ये बड़ी संख्या में बिना सोशल डिस्टेंसिंग की, तो किसको कब कोरोना अटैक हो जाए मालूम नहीं पड़ता। इसलिए कुछ मौतें भी हो रही है। हम चाहेंगे एक भी मौत नहीं राजस्थान में हो, ये सोच करके हमने तमाम व्यवस्थाएं करी है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप भी इस बात को आगे फैलाएं कि 15 तारीख को 11 बजे लाइव देखें वो, कि वास्तव में राजस्थान सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या क्या हम कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। आपको कोई सुझाव हो तो आप भेज सकते हो। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।